नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। बजट में किसे क्या हासिल हुआ, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट बने हुए हैं। अवंतिका जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और उनसे जानते हैं कि शिक्षा के लिहाज से इस बजट को वो कितने नंबर देंगी, और शिक्षा के लिहाज से क्या इस बजट में जो कुछ हमें मिला है वो हमें कहीं पहुंचा पाएगा। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। शिक्षा को समझाने के लिए मैं आपको 3 इंडिकेटर्स पहले आपको बताना चाहूँगी। एक AISHE, एक एसर ASER और एक गर्ड GERD। ये सारे हमारे पब्लिक एजेंसीज़ के ही मापदंड है। कोई हमारा इसके अंदर फाइनेंस की बात करता है, कोई हमारे क्वालिटी की बात करता है। अब हम बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान की। समग्र शिक्षा अभियान जो सर्व शिक्षा अभियान था और माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसी को ही मिला के समग्र शिक्षा अभियान दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान या पूरे एजुकेशन सेक्टर को देखेंगे, जो मुझे आखिरी आंकड़ा पता है वो 1,28,000 का है। 1,28,000 में करीब 78,000 करोड़ आपको स्कूल एजुकेशन और लगभग 50 आपको हायर एजुकेशन में चला गया है। अब स्कूल एजुकेशन को सिर्फ समझते हैं। ASHE, जिसके अंदर उन्होंने मेनली बात की है स्कूल एजुकेशन एक्सेस पॉइंट की, बिल्डिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और एनरोलमेंट की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने उसमें बहुत अच्छा काम किया है। एनरोलमेंट हमारा बहुत अच्छा सुधरा है, एजुकेशन बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी अच्छा काम किया है। बट एक और डेटा अगर आप समझेंगे ASER का, जो कि हमारे एजुकेशनल डिपार्टमेंट स्कूल के बेसिकली वहाँ की क्वालिटी को नापता है, तो उनका ही एक रिकॉर्ड कहता है कि हमारी दूसरी कक्षा के बच्चे जो हैं वो रीडिंग कैपेबिलिटी भी नहीं रखते हैं। मतलब कहीं गैप नज़र आ रहा है आपको। एक्सेस पॉइंट पे हमने एक पिवट कर दिया है, वो ज़रूरी था क्योंकि हमारे पास नहीं था। सरकार को अब चाहिए उसे आउटकम ओरिएंटेड बदलने में, जहाँ पर हमें अब क्वालिटी क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन पे काम करना होगा, नॉलेज डेफिसिट पे हमें काम करना होगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोक लुभावन और ज़रूरी भी कभी कभी ऐसे प्रस्ताव देखे हैं जहाँ पे बच्चों को लैपटॉप या टैब बांटे गए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है, डिजिटल युग में उसकी आवश्यकता है, बट साथ ही साथ हमें ब्रॉडबैंड की भी आवश्यकता है। साथ साथ हमें उसे कैसे यूज़ करना है उसकी एजुकेशन की भी आवश्यकता है। और साथ साथ हमें टीचर के स्टाफ ट्रेनिंग और बहुत स्टाफ भी हो, क्योंकि अगर गांव में जाके देखेंगे तो 2-3 क्लास सिर्फ एक टीचर संभालती है, तो जो आपका टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो बहुत हाई चला जाता है। तो अब एक्सेस की बात तो हमने कर ली, अब हमें क्वालिटी की बात करनी होगी, जहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। और मेरी ऐसी उम्मीद थी कि ये बजट उस गैप को बंद करने के लिए बहुत काम करेगा। उसका मैं आपको कारण बताती हूँ। अगर आप इकोनॉमीज़ को देखेंगे, बेसिकली नॉलेज क्रिएशन इकोनॉमीज़ या एडवांस इकोनॉमीज़ भी आप बोल सकते हो उन्हें, जर्मनी, UK, USA, डेनमार्क, जापान, सबका आपका एजुकेशन का बजट जो रहता है वो लगभग 5 to 6% के बीच में रहता है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, उसने भी 6% का ही प्रावधान दिया है कि हमें 6% GDP में अपना एक शेयर चाहिए। पर अगर आप अभी तक के जो आंकड़े मुझे पता है 3% के आसपास है, तो 3% का तो डेफिसिट आप वहीं देख पा रहे हैं। अब 3% में भी रिमेंबर मैंने शुरुआत की थी कि बजट आउटले वही 3% है हमारा, 1,28,000। अब इस 3% में आपने 78,000 स्कूल में दे दिया। उस स्कूल में भी मैंने आपको 2 आंकड़े बताए, एक्सेस के व्यू पॉइंट से बहुत अच्छा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम अच्छा कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ आउटकम ओरिएंटेशन की और नॉलेज क्रिएशन की है। वो और एक हमारा होता है थ्योरी में हम उसे बोलते हैं मार्जिनल डिमिनिशिंग इम्पैक्ट, यानी 1 रुपये में जो आप लगाते हैं उस पर आपका आउटकम क्या आ रहा है, उस पर आपका कैपिटल गेन क्या आ रहा है। कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगा के और बिल्डिंग लगा के नहीं आएगा, वो ज़रूरी है, पर बिल्डिंग के साथ अब उसमें नॉलेज की प्रस्तावना और क्रिएशन की भी तो बात करनी होगी ना। तो शायद हम क्या बिल्डिंग का क्या जी, करेंगे? क्या यही वजह है कि कंटेंट क्रिएटर लैब्स जैसी प्रस्ताव जो है सरकार इस बजट में लेकर आई है? हाँ, कंटेंट क्रिएटर में मैंने देखा करीब-करीब 15,000 सेंटर स्कूलों में बनाने की बात की गई है। वो एक अगर मैं एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से देखूँ, जैसे डिजिटल में हमारे बहुत सारे युवा लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएट करके उसे पैसा कमाने का एक माध्यम बना रहे हैं। और हमारा जैसे विकसित भारत अभियान में ये एक मापदंड है कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लें, तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। और क्वालिटी कंटेंट बनाना सीखेंगे तो जो बहुत सारे हमारे ऐसे ही फ़िल्टर हो जाएँगे हमारे कंटेंट जो कि इतने क्वालिटी के नहीं होते, उनको व्यूवरशिप भी नहीं आ पाती। तो एक ये मुझे लगा कि
बच्चों को वेल ट्रेन करने में, जो कि रील्स और डिजिटल कंटेंट बनाने में दिलचस्पी रखते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। ये कह सकते हैं स्कूल एजुकेशन पे थोड़ा-सा मुझे सही लगा। हमारे पीएम मोदी जो हैं वैसे भी डिजिटल भारत जो है उसके बहुत ज़्यादा पक्ष में हैं और अक्सर उसकी बहुत सारी खूबियां भी वो गिनाया करते हैं अपनी सभाओं में। महिलाओं के लिहाज से जिस तरह के ऐलान किए गए हैं, खास तौर पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि महिलाओं के लिए हर ज़िले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। इस तरीके से जो भी ऐलान किए गए हैं, क्या आप उससे खुश हैं? हॉस्टल देखिए सिक्योरिटी तो प्रदान करता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट का हॉस्टल है तो वहाँ पे बच्चों की मोबिलिटी, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट की मोबिलिटी इंश्योर की जा सकती है। और ये एक ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपको ना बजट को 2047 के विकसित भारत के आयाम से समझना पड़ेगा। तो विकसित भारत के आयाम में महिलाओं को कहाँ देखते हैं, उनकी सिक्योरिटी को कहाँ देखते हैं, और हम कहाँ देखते हैं कि डेवलपमेंट कितना हम पॉपुलेट कर पाएँ उस लेवल तक। तो उसमें हॉस्टल क्रिएशन एक अच्छा बहुत मापदंड है। पर जैसे मैंने आपको अभी समझाया, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं, वो ज़रूरी है, वो अच्छी बात है। जो इसका सेकंड आउटले है ना, आउटकम ओरिएंटेशन, वहाँ हमारा ध्यान अभी नहीं गया है, वो मेरे लिए चिंता का विषय है। मैं इसको आपको, अगर आप इजाज़त दें, तो एक और डेटा से समझाने की कोशिश करती हूँ। 2024 में हमारा भी अनुसंधान का एक फोरम आया है, जो कि बेसिकली साइंस रिलेटेड स्ट्रीम्स को, अब तो सोशल साइंस में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं हालांकि, बट मेनली साइंस रिलेटेड स्ट्रीम को वो लोग फंड करते हैं रिसर्च में। DRDO हो गया, हमारा DST हो गया। तो 98,000 का अनुसंधान को बजट मिला है। मैंने आपको क्या बोला था, GRD, जो कि बेसिकली हमारा ये है कि एजुकेशन में कितना, हायर एजुकेशन रिसर्च में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो 0.6 से लेकर 0.7% बजट का दिया जा रहा है। अब ये क्यों प्रॉब्लमेटिक है, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप नॉलेज क्रिएशन इकोनॉमीज़ की बात करेंगे, जैसे जर्मनी की या कोरिया की या जापान की, उनका बजट करीब करीब 4 to 6% के बीच में रहता है। आप ये बताइए, हमारा 4 to 6% नॉलेज क्रिएशन इकोनॉमीज़ और हमारा 0.0 से 0.7 रिसर्च में कितना बड़ा गैप है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो एडवांस इकोनॉमीज़ बनी है, उसके पीछे का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है कि उन्होंने अपने रिसर्च में बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि हमें एसर की रिपोर्ट भी देखनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे रीडिंग कैपेबिलिटी भी नहीं रखते हैं, तो वो समझना पड़ेगा। रिसर्च में हम लोग पैसा दे रहे हैं, बट उतना नहीं जितना कि हमें देना चाहिए। अगर आप ICSSR की बात करेंगे, जो कि सोशल साइंटिस्ट को मेनली फंड करती है, जिस डिसिप्लिन से मैं आती हूँ, मैंने देखा है कि उसमें सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बजट पहले जो 15 से 20 लाख मैक्सिमम बजट दिया जाता था, अब क्रोज़ में भी उसका जा रहा है। बट फिर भी जिस तरीके से पब्लिक पॉलिसी और सोशल साइंस को हमें स्टडी करने की, एम्पेरिकल डेटा लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे एकेडमिक में नैरेटिव और रिटोरिक भरे हुए हैं। और वो इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि नए विद्यार्थियों को, शोधकर्ताओं को उस तरीके का बजट नहीं मिल पाता है जितना ज़रूरी है एक लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बजट की एक मुख्य भूमिका तो रहती ही है, और ICSR का बजट पहले से बढ़ा है, पर जितना हमारी इकोनॉमी को, देश को ज़रूरत है लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की, जिससे कि जो एकेडमिक रिटोरिक और नैरेटिव को बेसिकली हम शिफ्ट कर पाएँ, पब्लिक पॉलिसी को हम मदद कर पाएँ। क्योंकि देखिए, एजुकेशन में जो भी डेटा देते हैं ना, वो खाली और सिर्फ पेपरों में नहीं होती है। हर एक डेटा हमारा एक पिवट बनता है पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन और क्रिएशन के लिए। तो मुझे लगता है ऐसी रिसर्च जो कि पब्लिक पॉलिसी या देना चाहिए। 0.06, और ये भी देखिए, ये साइंस और सोशल साइंस, ये दोनों के लिए ही 0.6 से लेके 0.7 के बीच का दोनों को ही बंटवारा होना है। और आप दूसरी इकोनॉमीज़ को देखिए, तो अगेन मैं ये कहूँगी कि एजुकेशन में जो हमारी प्रस्तावना है नेप की 6% की मिल रहा है, 3%, एक तो वो बजट डेफिसिट है। और जो भी हमें 1,28,000, जो मुझे फ़िलहाल आंकड़ा पता है, उसमें भी हमारा 78 स्कूल और 50 हायर एजुकेशन में जा रहा है। हायर एजुकेशन में भी आपने देखा हेफा, वो अलग तरीके से लोन की तरह वो ऑपरेट करता है। रिसर्च में ये, मुझे लगता है ये समय एक्चुअली आ चुका है, हमें वेट भी नहीं करना चाहिए कि रिसर्च के प्रति सरकारों को रुझान देना पड़ेगा, वही हमें विकसित भारत की तरफ ले जा पाएगी। अगर आप बात करें डिफेंस के रिसर्च की, आप बात करें पब्लिक पॉलिसी की रिसर्च की, कोई भी नई समझ बिना रिसर्च के आप कैसे लेकर आएंगे?
क्योंकि अभी हम अपने बच्चों से पूछते हैं तो उनकी 2-3 सोशल साइंस की बात कर रही हूँ, तो उसमें 2-3 उनकी एक नैरेटिव होती है कि हमारे यहाँ की महिलाएँ वल्नरेबल हैं और पंचायती राज में पितृसत्ता होती है, प्रधानपति होता है। तो मैं हमेशा अक्सर उनसे पूछती हूँ कि ये जो आप 2 बातें 3 बातें मुझे बता रहे हैं और लगभग ये 90% बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, तो ये आपने कहाँ से सीखा? तो बोलते हैं हर एकेडमिक डिस्कोर्स से ही बात करता है। पर अगर आप सच में जाएँ फील्ड में तो आपको वहाँ पे बहुत अलग चर्चा मिलेगी, बहुत अलग प्रस्तावना मिलेगी और यही एकेडमिक रिटॉरिक और नैरेटिव फिर आपके पब्लिक पॉलिसी, ब्यूरोक्रेट्स की भी ट्रेनिंग वैसे ही होती है। यही बच्चा आके ब्यूरोक्रेट्स भी बनेंगे हमारे यहाँ से। ब्यूरोक्रेट की ट्रेनिंग भी वही हो जाती है, आपका पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन में भी वही एक एकेडमिक रिटॉरिक नज़र आ जाता है, जो कि फील्ड लेवल से कितना अलग और भिन्न है। तो ज़रूरी है कि शोधार्थियों को हम लोग इस तरह से एक बजट दे कि वो जाके शोध कर पाए। और अगर आप देखिए, मुझे जैसे कि आप मतलब आप कुल मिला के बहुत खुश नहीं हैं सरकार के इस बजट में एजुकेशन सेक्टर को लेकर जो मिला है। हाँ, क्योंकि देखिए मैं रिसर्च, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि रिसर्च ही आगे एक हथियार हम लोगों का बन सकता है। वही एक मुख्य धारा है जिससे हम हर एक चीज़ को समझ पाएँगे। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आपका पब्लिक पॉलिसी हो, फार्मर्स हो, वुमेन हो। और ये उसके लिए फील्ड पे जाना बहुत ज़रूरी है। फील्ड पे जाना एक बजट मांग करता है, ट्रेनिंग की मांग करता है। और आपको मालूम है, जब किसी भी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च का माहौल बना दिया जाता है तो वहाँ पर एक पढ़ाई करने का एक तरीका देखने का भी बहुत अलग हो जाता है, नज़रिया बहुत अलग हो जाता है। अ, हमारे यहाँ पे एक और समस्या क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डाउट, एंड मैं कहूँगी इस पे तो मैं बहुत ज़्यादा सरकार की सराहना करूँगी कि बिल्डिंग बहुत अच्छी बन रही है, बट साथ में अगर स्टाफ ही और मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। रिसर्च के लिए ग्रांट मिल जाता तो अच्छा रहता, क्योंकि अगर मुख्य रूप से मैं रिसर्चर के रूप में गिनूँ तो मुझे जो फंड्स नज़र आते हैं, एक हमबोल्ट रिसर्च है, एक हमारा USIEF है, एक हमारा JSPS है, और ये सारे हमारे नॉलेज क्रिएशन इकोनॉमी से हैं। इंडिया का अगर कोई पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आपका बजट प्रोग्राम है, सॉरी, एक ऐसा रिसर्च प्रोग्राम है जिससे सब लोग आकर्षित हो जाए, तो मैं शायद नाम नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, सरकार के इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगी आप एजुकेशन के लिहाज से? एजुकेशन के लिहाज से टूरिज़्म में मुझे अच्छा लगा, क्योंकि टूरिज़्म में अगर देखें तो ट्रेनिंग की भी बात की जा रही है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में भी उसने अच्छा काम किया है। हॉस्टल में यानी एक सिक्योरिटी, एक मोबिलिटी इंश्योर करने में भी अच्छा काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो लगातार उसी में अच्छा काम करे ही जा रही है। मेरी सारी इशू है डिमिनिशिंग इम्पैक्ट की, यानी पर रुपी करेंसी में आप आउटकम कितना ला पा रहे हैं। अगर आप इस पे ध्यान दे रहे हैं, जो ज़रूरत भी है, बट आप दूसरे स्तर को छोड़ रहे हैं, तो आपका जो आउटकम आएगा वो डिमिनिशिंग इम्पैक्ट आएगा। तो मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि वो ज़रूर इस पे ध्यान दें कि आगे में हमें सिर्फ एक्सेस पे नहीं, जो कि आपका पिवट पॉइंट ऑलरेडी है, अब हमें आउटकम ओरिएंटेड एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। 10 में से कितने नंबर? इसको मैं सेगमेंट में बांटा चाहूँगी। सिर्फ रिसर्च के लिए देखूँ तो बहुत कम, 3-4, बट और एक्सेस, मोबिलिटी, सिक्योरिटी और एक एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से देखूँ तो ये 6-7 नंबर के लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद।